कैसे हैं सभी दगड़िए? बढ़िया होंगे। अभी 2024 में जो ये चुनावी समर है, इस समर की जो बड़ी विशेषता है वो ये कि इसमें एक ऐसा गठबंधन सामने आया है जिस गठबंधन को लेकर राजनीतिक दल हमेशा सवालों के घेरे में रहते हैं। और अक्सर जो गठबंधन हुआ करते थे उन गठबंधनों में बड़ी विशेषता ये होती थी कि कार्यकर्ता उस गठबंधन को स्वीकार कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। इधर इस बार जो अलायंस बना है उसकी एक बड़ी विशेषता ये है कि अलायंस का जो नेतृत्व है वो युवाओं के हाथ में है। और जहाँ युवावस्था से हटकर अलायंस पर कब्जेदारी है तो वहाँ थोड़ा दिक्कतें दिख ही रही हैं। जैसे बंगाल में कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच में सीटों का या CPM, CPI, ML आदि के बीच में बहुत अच्छा बंटवारा जैसा नहीं दिख रहा है। पंजाब में नहीं दिख रहा है। खैर, इसके बावजूद जो बड़ा बृहद क्षेत्र है जैसे शिवसेना वाला क्षेत्र महाराष्ट्र और हिंदी वाला क्षेत्र जिसमें समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक मौजूद है, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, और इधर आम आदमी पार्टी का भी हरियाणा से लेकर और दिल्ली पंजाब तक एक बड़ा वोट बैंक है। कांग्रेस का अपना वोट बैंक राष्ट्रीय स्तर पर है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई दो राय नहीं है। और यही जो एक बड़ी स्थिति सामने आई है अभी गठबंधन की स्थिति, वो भारतीय जनता पार्टी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जो NDA जो गठबंधन है वो गठबंधन नहीं दिख रहा, बल्कि ऐसा लगता है जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सब कुछ है। टिकट वितरण से लेकर सीटों के वितरण से लेकर और क्या बोलना है, किसने बोलना है, कौन बोलने आएगा, कौन प्रचार के संगठन में होगा, आदि 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 आदि। इस स्थिति में ये जो स्थिति है इसमें एक चीज़ तो बहुत साफ हुई है। जैसे उत्तर प्रदेश में 2 जगह की रैली हम देख रहे थे, जो भीड़ उमड़ी है, भले ही नेशनल मीडिया ने उसको बेईमानी के साथ लोगों के आगे परोसा, उससे फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन जो भीड़ उमड़ी थी और बहुत बड़ी भीड़ जो उमड़ी थी वो साधारण नहीं थी। उस भीड़ में जो चेहरे थे वो नौजवान थे। और इस बार का जो ये गठबंधन है इसकी एक बड़ी विशेषता और है। इस गठबंधन में जो घोषणा पत्र, भले ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र की बात कर रही है, उधर आम आदमी पार्टी अपने घोषणा पत्र की बात कर रही है, समाजवादी पार्टी ने कोई एक बड़ा अपना घोषणा पत्र नहीं रखा है, वो कांग्रेस के ही और आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र के बीच से रास्ता निकाल रही है। लेकिन जो ये घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र ने अलायंस को मजबूत किया है जमीन पर। जो अलायंस राजनीतिक रूप से मजबूत होते थे, राजनीतिक रूप से ही मजबूत होते थे, जमीन में बहुत कम दिखते थे, घोषणा पत्र ने जमीन में अलायंस को मजबूत किया है। मैं अगर मोदी जी के भाषणों की बात करूं, मैं उनको बहुत सुनता हूं और हर अगर आप राजनीतिक समीक्षा कर रहे हैं, राजनीति को समझना जानना चाह रहे हैं, तो आपको सबको सुनना चाहिए। मोदी जी को भी, अमित शाह जी, अभी जितने भी बड़े नेता हैं, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मान साहब, अरविंद केजरीवाल, संजय, कम से कम आम आदमी पार्टी में आज की तारीख में अगर कोई बेहतरीन बोलते हैं तो संजय सिंह, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि अरविंद से बेहतर मैं संजय सिंह को बोलता हुआ समझता हूँ। तो सबको सुनना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी के भाषणों में मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था कि वो हिंदू मुस्लिम तो कर रहे हैं, हिंदू भी बोल रहे हैं, मुसलमान भी बोल रहे हैं, बाबरी मस्जिद भी बोल रहे हैं, बाबरी ताला भी बोल रहे हैं, आदि 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 बहुत कुछ। लेकिन राम मंदिर पर इतना बड़ा फोकस उनका नहीं है। 370 की बात शुरू में कर रहे थे, उससे भी उनका फोकस अब हटता हुआ नजर आ रहा है। जितना नाम अगर उनके भाषण में आप देखेंगे तो विपक्ष के रूप में कांग्रेस
का नाम सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। यानी मोदी जी ने स्वीकार कर दिया है कि ये लड़ाई, इस बार की जो लड़ाई है वो गठबंधन के रूप में जगह जगह कांग्रेस के साथ है। नहीं तो वो इतना उनके, अगर हम पूर्व के 19 के या 14 में 19 में जाएं तो एक मारक भाषण देते थे। इस बीच में जब तक कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने नहीं आया था तो उनको नहीं लग रहा था, और ऐसी बहुत सी समस्याएं भी सामने नहीं दिखाई दे रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस का घोषणा पत्र आने के तुरंत बाद जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र आ गया है, तो उन्होंने घोषणा पत्र के जो 40, 45, 48 बिंदु हैं उन पर कहीं कोई चर्चा नहीं की। सिर्फ एक लाइन कही कि साहब ये तो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। यानी उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र के माध्यम से भी हिंदू और मुसलमान करने का एक बड़ा प्रयास किया। जब उनको लगा कि अब जनता इसको नहीं ले रही है तो धीरे धीरे उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जो प्रहार शुरू किया था उससे भी अपने आप को बाहर निकाल दिया। आज की तारीख में जो 2-4 दिन बहुत गहन तरीके से भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के ओर से जो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बहुत बड़े सवाल उठाए जा रहे थे वो एकदम से ना हट गए। अच्छा, अब मोदी जी, अभी जो मोदी जी के भाषण हैं उनमें आप देखेंगे कि उन्होंने कई बार सीधे राहुल पर प्रहार करने की कोशिश की। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि वो 10 साल से लगातार 17 में होने के बाद जैसे उन्होंने स्वर्गीय राजीव गांधी के ऊपर, स्वर्गीय इंदिरा गांधी के ऊपर तक प्रहार किया, तो वो जो एक इंटेलेक्चुअल समाज है उससे बाहर, जिसको हम जमीनी, जो समाज बस फिर भाषण सुनता है और तय करता है, वो भी उस बात को नहीं पचा पाया कि जो राजीव गांधी अभी है ही नहीं। और फिर अभी अगर हम देश के अंदर देखते हैं तो राजीव गांधी ने जो पंचायत राज आपको दिया था वो कहीं ना कहीं सरकार को तो बहुत नज़दीक आपके पास ले आए थे, कंप्यूटर क्रांति। और राम मंदिर का ही अगर जिक्र किया जाए तो सबसे पहले ताला खोलने वाले राजीव गांधी थे। कांग्रेस इसका बड़ा इस्तेमाल नहीं कर पाई क्योंकि उसका अपने एक धर्मनिरपेक्षता की राजनीति के साथ उसको चलना था। इस पूरे दौर में अगर देखें तो मोदी जी घिरे हुए जैसे दिखते हैं। जब हमने पुराने चुनाव देखे थे, 19 का देखा था, 14 में तो कांग्रेस की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी और उसकी वजह थी बहुत सारे आरोप जो कांग्रेस पर लगे हुए थे, और कम आरोप नहीं थे, बहुत आरोप। और 19 तक जाते जाते वो सारे आरोप धूमिल हो गए थे, लेकिन कांग्रेस के पास एक मजबूत तरीका नहीं था और विखंडित विपक्ष चुनाव लड़ रहा था। समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी। मतलब एक विचारधारा का वोट विभक्त था और दूसरी विचारधारा का वोट कहीं ना कहीं संगठित था। उसके बाद जो तड़का उसमें लगाया गया वो पुलवामा का लग गया, क्योंकि इस पूरे दौर में अगर आप देखेंगे तो मोदी जी कभी देश की बात नहीं करते। सब जानते हैं कि राजनीति का हिस्सा है। अगर देश की बात करेंगे तो देशवासियों की बात होगी, सबका साथ सबका विकास जैसे ही उन्होंने कहा तो उन्हीं के संगठन मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं सामने आई। मोदी जी के मुंह से सबका साथ सबका विकास निकला और मॉब लिंचिंग की घटनाएं जमीन पर उतरी। ये मोदी जी भी समझते हैं और उनके लोग भी समझते थे। तो देश की बात नहीं की, वो धर्म की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, मुसलमान की करते हैं, सेना की बात करते हैं, फौज की बात करते हैं। अब देश की अगर बात करेंगे तो फिर पूरा देश, मणिपुर की बात भी करनी पड़ेगी, आसाम की बात भी करनी पड़ेगी, बंगाल की बात भी करनी पड़ेगी, दीदी ओ दीदी देश को मालूम है। फिर आपको दिल्ली की बात भी करनी पड़ेगी, जहां आपने दिल्ली की सरकार से उसके कार्य छीनने के लिए बाकायदा संसद में प्रस्ताव लाएगा, कानून बदला आपने एलजी को ताकत देने के लिए। तो देश की बात आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप राज्य की बात कर सकते हैं, आप वो करते हैं। तो इस पूरे चुनाव में अगर देखें तो ऊहापोह की स्थिति में इंडिया गठबंधन नहीं है, वो बड़े मजे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब कल की ही फूलपुर की घटना है, बड़ी विचित्र घटना कि बहुत अधिक भीड़ आ गई। और सबसे बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश में जो
योगी की सरकार है, पुलिस योगी की है, तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि योगी साहब जो हैं बिल्कुल भी पुलिस हटा दी गई थी, इतनी बड़ी भीड़ को थामने के लिए पुलिस नहीं थी। यानी चुनाव आयोग सबको समान अधिकार देने पर केंद्रित नहीं था। अगर चुनाव आयोग इस मामले पर केंद्रित होता तो वो योगी के लिए जितनी बड़ी व्यवस्था थी उतना ही गठबंधन की रैलियों के लिए होती। अब फूलपुर में क्या हुआ, उनका तार टूट गया। तार का संबंध अगर माइक से हट गया तो आप बोल नहीं सकते, लेकिन वहां इन लड़कों ने, जिनको लड़का कहते हैं मोदी जी, उन लड़कों ने बातचीत की और वो बातचीत शायद ज्यादा असर कर गई। और उसका अंतर दूसरे दिन अखिलेश यादव की रैली की जो भीड़ थी वो देखने लायक थी। और इधर फूलपुर में साहब भाषण नहीं कर पाए, इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन फूलपुर की बैठक में जो संवाद राहुल गांधी और यादव साहब के बीच में होता है, अखिलेश के बीच में होता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण बन गया, ऐतिहासिक बन गया। ठीक है, ऐसी भी मीटिंगें हो सकती हैं एक नए तरीके का। तो आज की तारीख में 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं और इन 5 चरण के चुनावों में जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि जो मीडिया शुरुआती दौर में कहते नहीं थक रहा था कि 400 पार, अब वो 270-75 बोलने पर भी डरने लगा। जो मीडिया, जिसको हम नेशनल मीडिया कहते हैं, बाकी कुछ तोते हैं बैठाए हुए हैं जिनको मालूम है कि हमने वही बोलना है जो हमसे कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि मोदी जी कुछ भी बोल देंगे भाषण में, कुछ भी। वो जानते हैं कि मैं कुछ भी बोलूं, सोशल मीडिया से बाहर जो मेन मीडिया है राष्ट्रीय स्तर का, वो वही कहेगा जो मैं कहूँगा। अगर हम इनके पूरे भाषणों में अंबानी और अडानी टेम्पो में भर के नोट वाले संवाद को छोड़ दें तो बाकी सब रिपीट ही तो किया है, जिसको हम गोदी मीडिया या गुलाम मीडिया, दरबारी मीडिया कहते हैं, वो रिपीट ही कर रहे हैं। और किसी तरीके से मोदी जी द्वारा की गई बातों को स्थापित करने में पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में 2 चीजें बड़ी साफ हुई। जैसे राहुल गांधी कहते हैं, मीडिया के मित्रों आप हमारे नहीं हैं, तो वर्तमान परिवेश में मीडिया जो धूल दूषित कर दिया गया है, विपक्ष ने मीडिया को धूल दूषित किया है, विपक्ष ने चुनाव आयोग को धूल दूषित कर दिया है। शायद ये पहला चुनाव होगा जिसमें इतने हजार आरोप चुनाव आयोग पर लगे, इससे पूर्व ऐसे देखने को नहीं मिलते। तो विपक्ष की ओर से इंडिया गठबंधन ने ईडी को, सीबीआई को, चुनाव आयोग को और मीडिया को एक तरीके से जमीन पर लाकर रख दिया है। और ये स्थिति आने वाले भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। चुनाव तो लगे रहते हैं, एक जीतेगा एक हारेगा, 5 साल में चुनाव आएंगे, लेकिन ये चीज़ें साफ हो चुकी हैं। 400 पार तो बहुत दूर। अब भारतीय जनता पार्टी एक सीट लेकर सरकार बनाने की जुगुत में लगी हुई सी दिखाई दे रही है। वो मोदी जी के भाषणों में भी स्पष्ट होता है। फिर मिलता हूँ।